सत्य घटना पर आधारित डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 25। रामनगर से लौटकर एक दिन काले खां विराटा में शब्दल सिंह के पास आया। राजा ने उसका स्वागत किया। जितनी देर वह ठहरा राजा देवी सिंह के विरुद्ध बातें करता रहा, परंतु जाते समय तक अपने आने का तात्पर्य नहीं बताया। शब्दल सिंह ने सोचा, युद्ध का समय है, कुंजर सिंह की सहायता का वचन नहीं तो भरोसा दे दिया है। नवाब भी शायद उसका पक्षपाती है, न भी हो तो शत्रु का शत्रु मित्रों के समान होता है। यह कल्पना करके उसने निष्कर्ष निकाला कि देवी सिंह से जो आगामी युद्ध होने वाला है उसमें नवाब की यथाशक्ति सहायता करने के लिए कहने की आया है। स्पष्ट न कहने पर भी भाव वही था। कल्पी के साथ विराटा का करीब करीब मातोहती संबंध था, इसीलिए स्पष्ट कथन की जरूरत शब्दल सिंह ने नहीं समझी। काले खां से जाने से पहले वह बोला, हमारे पास आदमी रामनगर के राव साहब से अधिक नहीं है, परंतु हृदय हमारा ऐसा लोभ नहीं है। नवाब साहब के लिए हम लोग अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। वह तो उम्मीद ही है, काले खां ने कहा। जिस समय ज़रूरत पड़ेगी आपसे देवी सिंह को ललकारने के लिए कहा जाएगा। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी कुटी पर आए, राजा ने विनयपूर्वक कहा। इतनी सी बात के लिए कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। पुराने रिश्ते को ताज़ा करने के लिए कभी कभी मिलने की ज़रूरत पड़ती है, काले खां बोला। एक और भी छोटा सा काम था, परंतु उसके बारे में अभी तक इसलिए अर्ज नहीं किया था कि यह महत्व की बातें का कारण उसका ख्याल ही न आया था। अब याद आ गई। विनीत शब्दल सिंह की ओर से नम्र होकर पूछा, मेरे लायक और जो कुछ आज्ञा हो कहिए। काले खां ने एक एक शब्द तोल कर कहा, नहीं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यह जो आपके वहाँ देवी जी के मंदिर में पार्लर से एक लड़की भाग कर आई है। काले खां रुक गया। शब्दल सिंह ने भयभीत होकर प्रश्न किया, क्या उस बेचारी से कोई अपराध हो गया है? देखने में तो बड़ी भोली भाली दीन कन्या है, अपराध नहीं बना है। काले खां ने नम्रता का आवरण दूर फेंक कर कहा, उसके सौभाग्य में रानी बनना लिखा है। नवाब साहब को उसके सौंदर्य के मारे खाना पीना हराम है। शब्दल सिंह का कलेजा धक धक करने लगा। कोई शब्द मुंह से न निकाला। काले खां ने उसके स्वर में कहा, आपके लिए कोई संकट की समस्या नहीं है। आपके धर्म पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। नवाब साहब आप लोगों की मूर्ति पूजन और लाखों देवी देवता के पूजन में कभी खलल नहीं डालते। और लड़की आपके गांव का भी नहीं है। आपको कुछ करना नहीं होगा, हम सब ठीक ठाक कर लेंगे। हम कुरान शरीफ के कसम पर आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके मंदिर का देवता का किसी तरह का अपमान न किया जाएगा और यह लड़की नवाब साहब के महल में रहते हुए भी शौक़ से अपनी पूजा पन्नी करते रह सकती है। शब्दल सिंह बोला, मैं इसमें अपने लिए बड़ी भारी आफत देख रहा हूँ। उस लड़की को लोग देवी का अवतार मानते हैं और वह मेरी जाति के है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। काले खां ने कहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहिए। हम दोनों आदमी यानी मैं और नवाब साहब उसे एक दिन चुपके से आकर लिवा जाएंगे। हंसती खेलती वहाँ से चली जाएगी। ऐसा हो जाने देने में आपका फ़ायदा है। लड़ाई में आपको आदमी व रुपया पैसा न देना पड़ेगा और मौका आने पर आपके पुराने दुश्मन रामनगर के राव को नष्ट करके उस गड़ी भी आपको दिला दी जाएगी। शब्दल सिंह ने उस समय कोई और उपाय ना सोचकर कहा, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, भाई बंधुओं से बात करने का बहुत शीघ्र कहला भिजाएंगे। काले खां रुखाई के साथ बोला, आपके व आपकी जागीर के साथ कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है। यदि जरा सी बात के लिए आपने नवाब साहब का अपमान किया तो नाहक आप सब लोग तकलीफ पाएंगे। फिर जाते जाते उसने कहा, यदि उस लड़की को आपने कहीं छिपा दिया व भाग जाने दिया तो अंत में जो कुछ होगा उसका दोष मेरे माथे न दीजिएगा।
काले खां वहाँ धमकी देकर चला गया। सफदर सिंह बहुत खिन्न मन होकर एक कोने में बैठे बैठे सोच विचार में डूबता उतारता रहा। जब मन कुछ स्वस्थ हुआ तब जो जो बातें काले खां के साथ हुई थी उनकी एक एक करके बार बार कल्पना करके कूढ़ने लगा। वह नम्र प्रकृति का मनुष्य था, परंतु जब ऐसी प्रकृति के मनुष्य की नम्रता की अवहेलना की जाती है व उसके विनय को पददलित किया जाता है तब उन्हें आग सी लग जाती है। वह भी संभव असंभव प्रयत्नों द्वारा प्रतिकार की बात सोचने लगा। उसने सबसे पहले अपने चुने हुए भाई बंदों को इस पीड़ापूर्ण रहस्य को प्रकट करने और उससे सलाह करके आगे का कार्यक्रम निर्णय करने का निश्चय किया। उसने उसी दिन उन लोगों के साथ बातचीत की। नरपत सिंह बहुत उत्तेजित और भयभीत था। आशा, विश्वास और सुगंध दिलाकर उसे कुछ शांत किया, परंतु इन दंगियों के निश्चय का कुछ समय तक किसी को पता न चला। केवल यह देखा गया कि गढ़ी की मरम्मत शीघ्रता के साथ हो रही है और तोपें मौके के स्थानों पर लगाई जा रही है। अभी दिल्ली दूर है, एक पुरानी कहावत चली आती है, परंतु जनार्दन के प्रयत्न से हाकिम आगा हैदर को दिल्ली की दूरी बहुत कम अखरी। वह खुशी खुशी जल्दी लौट भी आया है और उसे अपने आशातीत सफलता पर गर्व था। उसने जनार्दन को दिल्ली का प्रधानमंत्री की चिट्ठी दी, जिसने 3/4 से अधिक भाग में आदाब और अलकाओं के धूम थी और थोड़ी सी जगह में लिखा था कि आप और कल्पी का नवाब बादशाह दम इकबाल की 2 आँखें हैं, किसी को भी कष्ट होने से उन्हें दुख होगा। अलबत्ता इस समय नवाब अलीमर्दान की दिल्ली में बहुत ज़रूरत है, इसीलिए वह फौरन दिल्ली बुलाए जाने वाले हैं। जनार्दन ने बड़े हर्ष के साथ यह चिट्ठी राजा देवी सिंह को सुनवाई। उन्हें कोई हर्ष नहीं हुआ। बोले, यह सब अपार पाखंड मुझे धोखे में नहीं डाल सकता। पहले मारे सो ठाकुर, पीछे मारे सो फिसड्डी। मैं तो यह जानता हूँ बहुत होगी तो दिल्ली वाले आपके नवाब की मदद कर देंगे बस, परंतु मैं बुंदेलखंड में वह आग सुलगाऊंगा जो चंपत महाराज ने भी न सुलगाई होगी, और फिर बहुत गिरती हालत में मराठी को तो बुलाया ही जा सकता है। मैं नाहक युद्ध करने का पक्ष में नहीं हूँ। मुदित हर्षित जनार्दन बोला, मराठे सेत सहायता किसी की नहीं देती, उन्हें बुलाएंगे तो ये वहाँ के कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। पंडित जी, देवी सिंह ने उत्तेजित होकर कहा, मराठी अगर कुछ लेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, परंतु जीते जी नवाबों को और सूबेदारों को सिर नहीं झुकाऊंगा। क्या भूल गए जे अलीमर्दान बिराटा के मंदिर का नष्ट करने वाला था? नहीं महाराज, मैं नहीं भूला हूँ, जनार्दन बोला, परंतु मेरा एक निवेदन है। कहिए, राजा ने कहा। जनार्दन बोला, थोड़ी दिन युद्ध स्थगित रखिए। यदि नवाब दिल्ली चला गया तो ठीक है, और यदि ना गया तो रणभेरी बजावा दीजिए। राजा बोले, मैं ठहरा हूँ, युद्ध न करूँगा, परंतु तैयारी में कोई कसर नहीं लगाऊँगा। मेरी इच्छा है कि बैरी के घर धावा करूँ, उन्हें वहाँ आने देना और पीछे संभाल करना बुरी नीति होगी। मैं लोचन सिंह दाऊजू को सिंहगढ़ से बुलाकर ऐसे स्थान पर भेजना चाहता हूँ जहाँ से बैरी के घर में घुसकर छापा डाल सके। जनार्दन ने विरोध की इच्छा रखते हुए भी प्रतिवाद नहीं किया, केवल यह कहा, सिंहगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ किसे भेजेंगे? और सरदार है जो आपने जौहर दिखलाने की आकांक्षा रखते हैं। राजा बोला, आपकी बार आपकी भी रणकुशलता की परीक्षा ली जाएगी। जनार्दन ने सच्चे हर्ष के साथ कहा, मैं दयावंत लड़ना तो नहीं जानता, परंतु लड़ाई से भागना भी नहीं जानता। राजा बोला, आप दलीप नगर को आपने किसी विश्वसनीय सेवक का मित्र की निगरानी में छोड़ देना। अब की बार हम सब लोग अपने समग्र बल से इस धर्मद्रोही को ठीक करेंगे। कृतज्ञता सूचक सर में जनार्दन बोला, मेरा शरीर यदि अन्नदाता की सेवा में नष्ट हो जाए तो इसमें बढ़कर और किसी बात में मुझे
सुख नहीं होगा। फिर राजा ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं बिराटा की और वास्तविक स्थिति को खोज कर आऊँ। बहुत शीघ्र लौट कर आ जाऊँगा। जासूस लोग बात का बिल्कुल ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहे हैं। आपको यहीं किसी ने पहचान कर पकड़ लिया? राजा ने उत्तर दिया, तो मैं यह समझूंगा कि दलीप नगर की आधी से अधिक हार हो गई और मेरा दायां हाथ टूट गया। और अन्नदाता जनार्दन बोला, संसार में दलीप नगर के नरेश के लिए लोग यह भी कहेंगे कि न मालूम इनके पास अभी कितने और ऐसे स्वामी धर्मी आदमी होंगे। इस प्रच्छन्न आत्मश्लाघा पर जनार्दन जरा लज्जित हुआ, परंतु राजा ने उसे कुछ और बोलने देने से पूर्व ही कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का अवरोध न करूँगा। जनार्दन बोला, महाराज, यदि मैं अपने इस नए काम में सफल हुआ तो भविष्य में मेरे जासूस बहुत अच्छा काम करेंगे। यह है बिराटा का पद्मिनी कहानी का भाग 25। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कहानी का पीछे का भाग देखना है तो काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें और कहानी का अगले भाग के लिए कृपया इंतज़ार करें।